89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आपने ट्यून किया है रेडियो केजीएमयू गूंज। मैं हूं आपके साथ आरजे अभी और एक बार फिर से लेकर के आ चुका हूं आप सबके लिए बहुत ही शानदार सा कार्यक्रम जिसका नाम है देश की शान हमारा किसान। जी हां, एक ऐसा शानदार सा कार्यक्रम जिसमें होती है खेती किसानी की बातचीत, क्योंकि हम ये जानते हैं कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर लगभग ये कह सकते हैं हम कि लोगों की आजीविका कहीं ना कहीं कृषि पर आधारित है। और ऐसे में किसान भाई बहन जो हैं उनकी आय कैसे दोगुनी की जाए, उनके श्रम को कैसे कम किया जाए, उनकी आय को कैसे बढ़ाया जाए, कम लागत में ज़्यादा उपज कैसे पाया जाए, ये तमाम बातें होती हैं जिनमें लगातार शोध चल रहा है हमारे भारत में। और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो एक्सपर्ट के माध्यम से हम उन तक पहुंचाते हैं, जो नए नए आविष्कार हों, चाहे वो उर्वरक से संबंधित हों या फिर खेती करने की कुछ प्रक्रियाओं से संबंधित हों। ये सारी बातें एक्सपर्ट के ज़रिए हम उन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। विभिन्न विषयों पर हम बात करते हैं ताकि हमारे किसान भाई बहन जो श्रम कर रहे हैं उनका श्रम तो कम हो ही, साथ ही साथ पैसे की भी जो हम कहें कि जो खर्च होता है उसमें भी कमी आए और वो उपज ज़्यादा पा सके। देखिए, इसी विषय में, इसी क्रम में आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है राई सरसों फसल की वैज्ञानिक खेती। राई सरसों के बारे में आप सब जानते होंगे, लेकिन अच्छा उसकी खेती भी आप करते होंगे, पर बड़ा सवाल ये है कि कम लागत में कम मेहनत में कैसे ज़्यादा उपज पाई जा सके, या इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, विधि क्या होती है अच्छी खेती करने की। तो इसी विषय में आज हम बात करने वाले हैं। एक्सपर्ट के तौर पर, कृषि विशेषज्ञ के तौर पर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक बार फिर से डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी, इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद अभिषेक सर, जैसा कि आज हमने बताया अपने श्रोताओं को कि आज हम बात करने वाले हैं राई सरसों फसल की वैज्ञानिक खेती के बारे में। बहुत सारे किसान भाई बहन इसकी खेती करते होंगे, उन्हें फायदा या नुकसान जो भी होता होगा, आज तक तो जो हुआ वो हुआ, लेकिन आज के बाद से वो आपको सुनने के बाद अपनी खेती में किस तरह के बदलाव करें ताकि उनका भविष्य बेहतर हो, उनकी आय बढ़े। इस संबंध में हम पूरी जानकारी आपसे लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला मेरा जो सवाल ये है कि भारत देश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पाई जाने वाली विभिन्न राई सरसों की जो फसलें हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएं, फिर आगे की बातचीत हम शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा अभिषेक। सबसे पहले देखिए, देश में राई सरसों समूह की 7 जो है मुख्य फसलें तिलहनी फसल के रूप में उगाई जाती हैं, जिनमें तोरिया, गोभी सरसों, पीली सरसों, भूरी सरसों एवं तारामीरा सरसों समूह और राई एवं करण राई राई समूह की प्रमुख फसलें हैं। ठीक है। राई जिसे लाहा, राया या लहटा या तो आमतौर पे सरसों के नाम से भी जाना जाता है, उसको कुल क्षेत्रफल के लगभग 3/4 हिस्सों में भारत में उगाया जाता है। उसके बाद तोरिया, पीली सरसों और भूरी सरसों तथा अन्य फसलों का स्थान आता है। पहले इन फसलों को प्रमुखतया जो है बरानी और सीमांत क्षेत्रों में उगाया जाता था, लेकिन अब इसे सीमित सिंचित दशा में भी उगाते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं हरियाणा तथा कुछ गुजरात जैसे राज्य जो हैं वो सरसों के जो है प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, और जिनमें कुल क्षेत्रफल का लगभग, भारत के कुल क्षेत्रफल जिसमें सरसों की खेती की जाती है 80% तो केवल इसी राज्य में, जिसका मैंने नाम लिया, इसी राज्य में जो है इनकी खेती होती है। और भारत के कुल सरसों उत्पादन का 84% हिस्सा लगभग जो है इन्हीं क्षेत्रों में पैदा किया जाता है। तो इस दृष्टि से अगर देखें तो सरसों की फसल जो है हमारे किसान भाइयों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय होती जा रही है, क्योंकि इसमें कम सिंचाई व लागत दूसरी फसलों की अपेक्षा कम होता है, और उपज जो है या लाभ कहें, अगर सकल लाभ की बात करें तो ज़्यादा होता है। और ये राई सरसों फसल की जो खेती है इसको मिश्रित रूप में या 2 फसलीय चक्र में भी आसानी से किसान भाई हमारे कर सकते हैं। ठीक है,
बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह से बताया राई सरसों की खेती के बारे में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी हमारे सभी किसान भाई बहनों के लिए। अब ज़रा सा ये जानना चाहेंगे कि जो इसका उत्पादन होता है उसको प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य कारक जो भी हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। अभी आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई खेती करते हैं, लेकिन जो इसकी राई सरसों की जो पैदावार होती है जी। वो मुख्य कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से पैदावार में जो है कमी आ जाती है। सबसे पहले तो वो जानना जरूरी है, और उन कारणों को दूर कर पाएंगे हमारे किसान भाई, तभी अपनी पैदावार में वृद्धि कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो कारण जो मुझे ध्यान में आते हैं, उसमें सबसे पहला है कि उपयुक्त किस्मों का चयन नहीं करना। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, असंतुलित उर्वरकों का उपयोग। तीसरा, पादप रोगों, कीटों और खरपतवारों का पर्याप्त रोकथाम नहीं करना। और चौथा जो मुझे समझ में आता है कि कोहरा या जो पाला का जो प्रकोप होता है, उससे हमारे किसान भाई अपनी सरसों की फसल को अच्छे तरीके से नहीं बचा पाते हैं, उसकी वजह से उनकी पैदावार में नुकसान होता है। और आखिरी जो कारण मुझे समझ में आता है कि उचित समय पर फसल की कटाई ना करना। और इसके अलावा भी और कारण हैं, बट यही मुख्य कारण हैं जो राई और सरसों की फसल के उत्पादन को प्रभावित करते हैं। अब इनमें से किसी भी की कमी को जो है फसल की पैदावार में भारी नुकसान हो जाता है, किसी की भी अगर कमी हो जाती है। कुछ राज्यों में नमी की सीमित मात्रा और खरपतवारों का अधिक प्रकोप जो होता है, वो भी उपज पर जो है बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यदि सिर्फ पुरानी किस्मों को ही बदल दिया जाए तो उत्पादन में करीब 15 से 20% तक की किसान भाई हमारे बढ़ोतरी कर सकते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधानों से ये पता चला है कि उन्नतशील सस्य विधियों को समन्वित प्रबंधन करके राई सरसों की पैदावार में अब से 1.5 से 2 गुना वृद्धि की जा सकती है। तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, और पैदावार में 1.5 से 2 गुना वृद्धि की जा सकती है। आज हम लागत तो सेम लगती है, लागत तो जितनी लगनी है उतनी ही लगती है, लेकिन पैदावार कम मिलता है। और उतनी ही लागत में ज्यादा पैदावार ले पाए, उसके लिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वैज्ञानिक विधियां जो हैं, वैज्ञानिक तरीके जो हैं सरसों की खेती करने के, उस पे आए तभी अपने उत्पादन को वो बढ़ा पाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब उत्पादन को जब बढ़ाने की बात हम करते हैं, अपने किस्मों की बात की या खरपतवार नियंत्रण की बात की, इसके साथ साथ भूमि की तैयारी, जब हम बुआई करते हैं तो उससे पहले भूमि की तैयारी या भूमि का भी उपचार करते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। चाहे बीज दर की हम बात करें या बीज की उपचार की बात करें, तो ये बहुत सारे मुख्य बिंदु ऐसे हैं जिन पे किसानों को ध्यान देने की जरूरत होती है। तो थोड़ा सा इस पे कैसे वो ध्यान दें, क्या कुछ समझे, इसके बारे में बताएं आप। देखिए, बहुत सही आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि जो खेती में जो छोटे छोटे कारण होते हैं, जैसे आपने कहा भूमि की तैयारी, बीज का सिलेक्शन, ठीक है, बीज की मात्रा, बुआई का समय, ठीक है, या बिरलीकरण, या खेती में सरसों की खेती में किसान भाई हमारे जो करते हैं, उन्हीं चीजों को, कुछ कोई नई बात नहीं करनी है, उन्हीं चीजों को अगर अच्छे तरीके से या वैज्ञानिक तरीके से करेंगे तो हम अपने फसल की उत्पादन को डबल कर पाएंगे, बढ़ा सकते हैं। अब जैसे पहला आपने पूछा भूमि की तैयारी, तो राई और सरसों की जो फसल है उसको जो है जिस भी खेत में ले रहे हैं वो खेत समतल होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, उस खेत में अच्छे जल निकास वाली होनी चाहिए। बलुई दोमट से अगर दोमट मिट्टी ली जाती है तो वो राई सरसों के उत्पादन के लिए सबसे उपज देने के लिए सबसे अच्छी जमीन मानी जाती है। और इसके साथ साथ अच्छी पैदावार के लिए जमीन का जो पीएच मान होता है वो 7 के आसपास होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अम्लीय या बहुत ज़्यादा क्षारीय मिट्टी जो होती है वो इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। राई सरसों की अच्छी पैदावार के लिए खेत को ठीक से तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और खेत को अच्छे से तैयार करने का मतलब है कि उसकी अच्छी से जुताई करके मिट्टी को बहुत अच्छी तरीके से भुरभुरी बना लेना चाहिए। जो बरानी क्षेत्र हैं उसमें जो है भूमि की तैयारी के समय ही नमी को संरक्षित करने के लिए उस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन था आपका भूमि का उपचार। बिल्कुल, क्योंकि फसल को जो है भूमिगत कीड़ों से बचाने के लिए भूमि का उपचार आवश्यक है। अंतिम जुताई के बाद किसान भाइयों को चाहिए कि 1.5% क्विनाल्फास 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अगर मिट्टी में मिला दें, ताकि जो भूमिगत कीड़े हैं उनकी रोकथाम कर पाएं
और जो कुछ भूमि से होने वाली जो बीमारियां हैं उनके लिए भी कोई फंजीसाइड का जो है अगर आप उपयोग करते हैं हमारे किसान भाई, तो उससे भूमि का उपचार हो जाता है और संभावित जो कीट हैं या संभावित जो रोग हैं उनकी मात्रा कम हो जाती है। एकदम से खत्म नहीं होता, लेकिन उनकी मात्रा कम हो जाती है। अब तीसरा, बीज दर। बीज दर जो है, जो सिंचित क्षेत्र है वहाँ पे प्रति हेक्टेयर किसान भाइयों को चाहिए कि वो करीब 3 किलो के आसपास का बीज दर लेना चाहिए प्रति हेक्टेयर। लेकिन जो जमीन ऐसी है जैसे असिंचित जमीन है या लौड़ीय या क्षारीय जमीन है, वहाँ पर जो है बीज की मात्रा थोड़ा 20 से लेकर के 25% तक बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि जर्मिनेशन वाली ये कम होता है या पौधे की वृद्धि और विकास उतना नहीं होता, ब्रांचिंग कम होती है, तो उसकी वजह से बीज की दर कम होने की वजह से कहीं फसल के उत्पादन पे प्रभाव ना आए। इसलिए ऐसी मिट्टी जो बरानी है या लौड़ीय है या क्षारीय है, उसमें जो है नॉर्मल बीज दर जो हमने बताया 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, उसको 20 से 25% किसान भाइयों को बढ़ाना चाहिए। चौथा चीज, आपने बीज उपचार की बात करी। बीज उपचार देखिए, जहाँ पर भी अगर तना गलन की बीमारी विशेष रूप से आती है, वहीं पर ही किसान भाइयों को चाहिए कि बीज को बुआई से पहले जो है कार्बनडिजिम से जो है 2 ग्राम की मात्रा जो है प्रति किलो बीज की दर से अवश्य उपचारित करना चाहिए, जिससे कि जो है ये जो तना गलन की समस्या है इससे हमारे किसान भाइयों को निजात मिल पाएगी। इसके साथ साथ जैसे आपने पूछा ना, बहुत सारे फैक्टर हैं। इसके साथ साथ बुआई का समय भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और ये विभिन्न स्थानों पर बुआई का समय जो होता है ना, ये तापमान, मानसून समाप्ति की तिथि क्या है और फसल चक्र क्या है, उसके अनुसार जो है विभिन्न एरियाज में अलग अलग होता है। बुआई में देरी होने से उपज की, उत्पादन की और उसमें तेल की मात्रा, उत्पादन और तेल की मात्रा दोनों में कमी होती है। और अगर बुआई के उचित समय की बात करें, ज़्यादातर जैसे इन राज्यों में, तो बुआई का जो अच्छा समय होता है वो सितंबर से लेकर के अक्टूबर के अंत तक का होता है। तो सितंबर अंत से लेकर के अक्टूबर अंत तक, तो ये 1 महीने का जो समय है, ये बुआई के लिए जो है सबसे अच्छा माना जाता है। इसके साथ साथ आखिरी चीज जो है, बुआई की विधि भी ये देखना चाहिए। बुआई की विधि से भी जो है ना उपज में पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर ऐसे देखने में आता है कि कुछ किसान भाई जुताई जो किया हुआ जो खेत होता है उसी में जो है अपने राई या सरसों के बीज को बिखेर करके और पाटा लगा देते हैं। लेकिन अनुसंधानों से ये पता किया गया है कि सरसों की बुआई अगर पंक्तियों में की जाती है, 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे किया जाता है, तो उसमें किसान भाइयों को ज्यादा उपज मिलने की संभावना रहती है। तो कोशिश करना चाहिए कि इसकी बुआई जो है पंक्ति के आधार पर करें। जी अभिषेक। तो ये कहने का मतलब कि एक पूरा तरीका आपने बता दिया कि भाई भूमि की तैयारी कैसे करनी है, उपचार कैसे करना है भूमि को लेकर के, बीज दर क्या हो, बीज का उपचार कैसे करें, ये सारी बातें, और समय के बारे में भी और पूरी विधि आपने बता दी। अब अगर हम कुछ उन्नत किस्मों की बात करें, जैसा कि अभी आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि उत्पादन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक में ये आता है कि आप किस किस्म का चुनाव कर रहे हैं। जी। तो कौन कौन सी किस्में हैं जिनका चुनाव किसान भाई बहन करें ताकि ज़्यादा उन्हें फ़ायदा हो सके, चाहे वो तेल के माध्यम में हम देखें या फिर उपज के माध्यम में देखें? बिल्कुल अभिषेक, देखिए हमारे देश में राई सरसों समूह की जो है ना 7 मुख्य फसलें जो है तिलहनी फसल के रूप में उगाई जाती हैं। अच्छा। जहाँ तक राई सरसों के अच्छे किस्म का सवाल है, तो कोई भी किस्म सभी परिस्थितियों में एक जैसा उत्पादन नहीं देता है। बिल्कुल। अलग अलग किस्म का जो है उत्पादन की उनकी क्षमता जो होती है ना, वो जलवायु, भूमि या अपनाई गई जो वैज्ञानिक तकनीकी है उसके आधार पर निर्भर करती है। बिल्कुल। तो इन 7 समूहों में से सबसे जो पहला समूह है वो भारतीय राई अथवा लाहा की जो अनुशंसित किस्में हैं, वो उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो राई की जो किस्में हैं, सिंचाई ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सिंचित क्षेत्र है और समय से बुआई की जाती है, वहाँ के लिए अच्छी किस्म है आपका जो है NR-CDR 02 के नाम से आती है, गिरिराज के नाम से आती है, RH 749, लक्ष्मी, वसुंधरा, JM2, पूसा मस्टर्ड 21, पूसा मस्टर्ड 24, बहुत सारी किस्में हैं। लेकिन ये कुछ संकर किस्में हैं जो कि उर्वशी, माया
ये सब किस्में हैं जो राई की, जो सिंचित और समय से बुआई के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती हैं। लेकिन अगर असिंचित क्षेत्र है जहाँ, या बारानी वाला क्षेत्र है, वहाँ पर जो है वहाँ के लिए अच्छी किस्में रहेंगी, जैसे अरावली, गीता, RGN 48 है, या RB 50 या RH 406 के नाम से आती हैं। ये किस्में अच्छी हैं। अगर राई के को जो है कोई किसान भाई लौड़िया या क्षारीय भूमि में बोना चाहता है, तो उसके लिए CS 54 है, CS 56 है और CS 52, ये 3 प्रमुख किस्में हैं जो लौड़िया और क्षारीय भूमि के लिए हैं। अगेती बुआई के लिए अगर बात करें तो अगेती बुआई के लिए पूसा अग्रणी बहुत अच्छी किस्म है, पूसा महक है, पूसा मस्टर्ड 27 है, ठीक है। नरेंद्र अगेती राई 4 है, पूसा मस्टर्ड 25 है, पूसा मस्टर्ड 28 है। तो ये कुछ किस्में हैं जो अगेती बुआई के लिए। अगर हमारे किसी किसान भाई को देर से बुआई करनी है तो उसके लिए जो है RN 505 है, स्वर्ण ज्योति है, RGN 145 है, पूसा मस्टर्ड 26 है। ये कुछ वैरायटियां हैं जो देर से बुआई के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। तो ये जी तो ये पहली जो है राई और लाहा के लिए जो अनुशंसित किस्में हैं उसके बारे में हम लोग बात किए। अब दूसरे नंबर पे जो दूसरा समूह आता है वो है तोरिया की अनुशंसित किस्में। अच्छा। तोरिया कम समय में पक्के तैयार होती है और इसे मुख्यतया जो है असम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में सर्दी की फसल के रूप में उगाया जाता है, जबकि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में जो है ये बहुफसलीय प्रणाली में जो है ना 2 मुख्य फसलों के बीच में उगाया जाता है। तो इसकी जो है कुछ अच्छी किस्में जो सिंचित क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं, उनमें से कुछ का नाम जैसे अग्रणी, भवानी है, GT1 है, पांचाली है। तो ये कुछ किस्में हैं जो सिंचित क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। जबकि असिंचित क्षेत्र के लिए जैसे मैंने अग्रणी बताया, तो अग्रणी सिंचित और असिंचित किसान भाई दोनों क्षेत्र में ले सकते हैं। असिंचित क्षेत्र में दूसरी वैरायटी मुझे जो ध्यान आ रहा है वो अनुराधा है, M27 है, पांचाली, पर्वती, PT 507, ये कुछ वैरायटियां हैं, TS 46, ये कुछ वैरायटियां हैं जो कि तोरिया की जो असिंचित क्षेत्र में लगाई जाती हैं। अब तीसरा समूह जो है पीली सरसों। पीली सरसों को जो है मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्य असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगाया जाता है। अब पीली सरसों की सिंचित अवस्था में अगर लगाना है तो उसकी जो कुछ उपयुक्त किस्में हैं उसमें झुमका है, नरेंद्र सरसों 2 है, पंत पीली सरसों 1 है, ठीक है, YSH 401 है, YST 151 है और एक जो है सुबिनाय के नाम से आती है, यह वैरायटी है। असिंचित क्षेत्र के लिए बहुत कम वैरायटियां हैं पीली सरसों की। उसमें एक बिनाय है, वही आता है जो पीली असिंचित क्षेत्र में लगाई जाती है। ज़्यादातर जो है वैरायटियां पीली सरसों की सिंचित क्षेत्र के लिए ही अनुशंसित हैं। चौथे नंबर की जो गोभी सरसों होता है ना, उसके गोभी सरसों हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के जो सीमित क्षेत्र हैं उसमें गोभी सरसों लगाया जाता है। तो गोभी सरसों के लिए सिंचित अवस्था में लगाई जाने वाली कुछ किस्में इस प्रकार हैं, जैसे GSC 5 है, GSC 6 है और GSL 2 है, हिम सरसों है, शीतल है, नीलम है। और शीतल और नीलम को जो है सिंचित असिंचित क्षेत्र में भी हमारे चाहें तो किसान भाई गोभी सरसों के रूप में लगा सकते हैं, क्योंकि ये इसकी अनुशंसित किस्में हैं। इसके बाद जो है तारामीरा की अनुशंसित किस्मों की अगर बात करें तो तारामीरा ज्यादातर जो है हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान का जो शुष्क क्षेत्र है वहीं पर केवल मुख्य रूप से लगाया जाता है, और जो शुष्क क्षेत्र है और असंचित क्षेत्र है वहीं पर तारामीरा लगाया जाता है। तो इसकी कुछ जो प्रजातियां जो मुझे ध्यान आ रही हैं, जैसे नरेंद्र तारा है, RTM 314 है, इसको कनक तारा के नाम से भी जाना जाता है, और एक बल्लभ तारा मीरा एक है, बल्लभ तारा मीरा 2। तो बल्लभ तारा मीरा 1 और बल्लभ तारा मीरा 2 जो है ये भी दोनों वैरायटियां असिंचित क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। इसके बाद से 2 कैटेगरी और रह जाती है। एक भूरी सरसों। भूरी सरसों जो है मुख्य रूप से ठंडे क्षेत्रों में और खासतौर पर कश्मीर और हिमाचल की घाटियों में लगाया जाता है। इसकी बहुत कम वैरायटियां हैं। सिंचित क्षेत्र के लिए BSH 1 है, KBS 3 है, और असिंचित क्षेत्र के लिए ये BSH 1 जो है किसान भाई चाहे तो लगा सकते हैं। करण राई आता है, तो करण राई जो है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के जो है बहुत कुछ सीमित क्षेत्रों में ही लगाया जाता है, और इसकी भी जो है सिंचित और असिंचित दोनों अवस्था के लिए जो कुछ उपयुक्त किस्में हैं वो जैसे कि किरण है और पूसा स्वर्णिम है। ठीक है, तो किसान अपने क्षेत्रों में इन किस्मों को
की उपलब्धता के आधार पर किस्मों का चयन कर सकते हैं। हम लोगों ने बहुत सारी किस्मों की बात करी, तो जिस क्षेत्र में अगेती है, पछिती है, या सिंचित है, असिंचित है, लौड़िए है, वहाँ की जमीन या क्षारीय है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो अनुशंसित किस्में हैं उनके बारे में चर्चा की। जी बिल्कुल, यानी कि वो अपनी मिट्टी के हिसाब से, या जैसे सिंचित क्षेत्र है या असिंचित क्षेत्र है, उसके हिसाब से वो बीज का चयन करेंगे तो उन्हें फ़ायदा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इन सब के बारे में किसान भाई बहन उम्मीद है कि बहुत कुछ समझ पाए होंगे। अब डॉक्टर साहब, ज़रा सा उर्वरक की हम बात करें, क्योंकि इसका बहुत रोल होता है किसी भी फसल के उपज में, तो किस तरह के उर्वरकों का इसमें समुचित प्रयोग हमें करना चाहिए? देखिए अभिषेक, राई और सरसों की जो फसल होती है वो नत्रजन के प्रति जो है ना अधिक संवेदनशील है, अच्छा। और इसकी आवश्यकता भी अधिक होती है। 1 हेक्टेयर में राई की असंचित फसल की अगर बात करें, असिंचित जहाँ पे सिंचाई की मात्रा न के बराबर है, वर्षा आधारित है जहाँ पर, वहाँ पर जो है साधारणतया जो है 40 से 60 किलोग्राम नत्रजन, 20 से 30 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास तथा सल्फर की आवश्यकता होती है। जबकि जो सिंचित फसल है उसके लिए 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 20 से 40 किलोग्राम पोटास और सल्फर की आवश्यकता होती है। अब नत्रजन की पूरी पूर्ति जो है अगर अमोनियम सल्फेट के द्वारा की जाती है तो वो ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें सल्फर भी उपलब्ध रहता है। और सिंचित स्थितियों में नत्रजन की आधी मात्रा, फास्फोरस, पोटास, सल्फर की पूरी मात्रा को बुआई के समय तथा बीज के कम से कम 5 सेंटीमीटर नीचे बुआई करनी चाहिए, और शेष बची जो नत्रजन की मात्रा है उसको सिंचाई करने के बाद खेत में जब पैर चिपचिपाते हों उस समय जो है बिखेरना चाहिए, उस समय टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए। असंचित क्षेत्र की अगर बात करें तो जो फसल के जो पोषक तत्व हम लोगों ने बात करी उसकी पूरी मात्रा जो है बुआई के समय ही कर देना चाहिए। अब इसके अलावा केवल एक बात और मुझे कहना है कि सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं उसमें जिंक की जैसे कमी है, ऐसी मिट्टी में जो है जिंक डालने पर पैदावार में बहुत अच्छी वृद्धि होती है। तो जिन एरियाज में जिंक की कमी है वहाँ पे किसान भाइयों को चाहिए कि जिंक का जरूर इस्तेमाल करें, और 25 किलोग्राम जिंक जो है, जिंक सल्फेट जो है प्रति हेक्टेयर अकेले या किसी जैविक खाद के साथ में मिला करके अगर किसान भाई उपयोग करते हैं तो फसल की पैदावार में अच्छी वृद्धि पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम लोग अच्छी वृद्धि की बात कर रहे हैं उपज में, तो इसमें पौधों का जो विरलीकरण होता है उसका क्या महत्व होता है, या फिर खरपतवार नियंत्रण की अगर हम बात करें या सिंचाई की बात करें, तो ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, चाहे वो विरलीकरण की बात करें या खरपतवार की बात करें या फिर सिंचाई की। तो इसमें क्या रोल हो सकता है किसान भाई बहनों का? बिल्कुल, देखिए अभी आपने ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोगों ने शुरू में ही बात करी कि बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे कारण हैं, और सारे फैक्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो विरलीकरण की अगर बात करें तो राई सरसों की अधिक पैदावार लेने के लिए खेत में जो है पौधों की संख्या का अनुपात बहुत सही होना जरूरी होती है, जिससे क्या होता है कि सारे पौधों को सही खुराक मिलती है और उनकी जो बाढ़वार होती है वो भी एक समान रूप से होती है। खेतों में पौधों की उचित संख्या और समान पौध बाढ़वार के लिए बुआई के 15 से 20 दिन के बाद पौधों का जो विरलीकरण, जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, वो विरलीकरण जो है 15 से 20 दिन के बाद किसान भाइयों को करना चाहिए। अब जहाँ सिंचित अवस्था है, जहाँ सिंचाई की पूरी अच्छी व्यवस्था है, ऐसे जगह पर 1 वर्ग मीटर में ज़्यादा से ज़्यादा 33 पौधे किसान भाइयों को रखने चाहिए। अच्छा। 33 प्लांट्स। और जहाँ पर बरानी अवस्था है या असंचित क्षेत्र है वहाँ पर पौधों की संख्या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे 1 वर्ग मीटर में ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को 15 पौधे ही रखने चाहिए। अच्छा। जो कि अच्छी पैदावार किसान भाई ले पाएंगे। मतलब इतने पौधे रहेंगे तो हर पौधे का विकास अच्छा होगा। वृद्धि एक समान होगा। अब खरपतवार नियंत्रण के लिए, तो खरपतवार के लिए जो है, चूंकि अगर खरपतवार रहेगा तो जो न्यूट्रिशन डालेगा या खाद रसायन जो भी इस्तेमाल करेगा, वो खाद और रसायन जो है उसके सरसों के पौधे से कंपटीशन करेगा। ठीक है, तो ये प्रतिस्पर्धा न होने पाए। और ये भी देखा गया है
कि खरपतवारों का सरसों की फसल और उसके बीज और मतलब तेल के उत्पादन पर बहुत ही ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा करता है और सरसों के बीज के पैदावार में जो है ना करीब 60% तक, आप विश्वास नहीं करोगे, 60% तक जो है उसकी पैदावार को कम कम देते कर हैं। देता है। तो इसलिए खरपतवार का नियंत्रण भी बहुत अति ज़्यादा आवश्यक। अति आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रासायनिक तौर से किसान भाई चाहें अगर इसके नियंत्रण करने के लिए, तो इसके नियंत्रण के लिए फ्लूक्लोरफिन आता है, उसकी 1 लीटर का सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर, 1 लीटर सक्रिय तत्व मैंने बोला, यानी कि फ्लूक्लोरोफिनिलिन का जो है 2.2 लीटर दवा जो है लेनी है। या इसके अलावा चाहें तो पेंडीमेथिलिन की 1 लीटर सक्रिय तत्व यानी कि 3.3 लीटर दवा पेंडीमेथिलिन की जो है 500 लीटर पानी में लेकर के घोल दें, और घोलने के बाद जो है बुआई के तुरंत बाद अगर छिड़काव करते हैं तो खरपतवारों का नियंत्रण किसान भाई कर सकते हैं। इसके अलावा आखिरी क्वेश्चन जो आपका था, जैसे सिंचाई प्रबंधन, जी जी। तो राई सरसों की फसल को करीब 200 से लेकर के 400 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। सामान्यतः राई सरसों की फसल में 2 सिंचाई की अनुशंसा की जाती है। पहली सिंचाई खेत में नमी, फसल की जाति और किस प्रकार की मिट्टी है उसको देखते हुए जब कलियां निकलना शुरू होती हैं या फूल बनने की जो अवस्था होती है, और ये अवस्था लगभग वही 35 से 40 दिनों के बाद आती है, बुआई से 35 से 40 दिनों के बाद, तो पहली सिंचाई उस समय किसान भाइयों को करना चाहिए। और दूसरी सिंचाई जब फली का जो भराव हो रहा होता है, यानी कि बुआई से करीब करीब जो है 60 से 70 दिन की अवस्था जब होती है, उस समय जो है सिंचाई करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी आपने जैसे खरपतवार नियंत्रण को लेकर के कहा कि अगर इसमें थोड़ी भी लापरवाही किसान भाई बहन कर जाएं तो लगभग 60% तक हमारी उपज घट सकती है। तो जब हम मिट्टी उपचार की बात करते हैं तो क्या उस समय बुआई से पहले भी कुछ ऐसा मतलब काम करना चाहिए ताकि खरपतवार को रोका जा सके, या बुआई के बाद ही इस तरह के नहीं, केमिकल का छिड़काव, या कैसे क्या एक्चुअली है? सरसों की फसल में ज़्यादातर कोशिश ये रहता है कि आप प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का इस्तेमाल करें, यानी कि बुआई के तुरंत बाद, अच्छा, खरपतवार निकलने से पहले ही, बुआई के तुरंत बाद खरपतवार के उन्मूलन के लिए, उससे बचाव के लिए उसकी दवा का, जैसे हमने जो पेंडीमेथिलिन बताया, इसका तुरंत बुआई के 1-2 दिन के अंदर ही किसान भाइयों को जो है स्प्रे छिड़काव कर देना है, तभी समुचित खरपतवार का नियंत्रण हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ और, अब मुझे लग रहा है कि बाकी सारी बातें हमने तो कर ली हैं। अगर हम कुछ रोगों की बात करें या कीटों की बात करें जो हमारे राई सरसों की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। देखिए, सरसों की फसल को जो है कीट और फफूंद से बचाने के लिए और उसके रोग के प्रबंधन के लिए कुछ बातें हैं जिन पे हम लोग बात करेंगे। तो उससे क्या है कि कुछ रासायनिक तरीकों से और कुछ एग्रोनॉमिक विधियों से, खेती करने के तरीकों से जो है हम जो है कीट और रोग का प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे कि पहली चीज, कीट और फफूंद के बीजों की रोकथाम के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि गर्मी में गहरी जुताई करें, अपने खेत की गहरी जुताई करें। जो रोग ग्रसित फसल के अवशेष हैं या कूड़ा करकट हैं, उसको खेत से निकाल कर नष्ट कर दें। तना गलन वाले क्षेत्र में गेहूं, जौ और मक्का के साथ जो है फसल चक्र किसान भाइयों को अपनानी चाहिए। बुआई 10 से 20 अक्टूबर के फिर बीच में करें जो है, ठीक है। बुआई के लिए साफ, स्वस्थ और रोग मुक्त तथा ज़्यादा जरूरी है कि प्रमाणित बीज का ही किसान भाई उपयोग करें। अब सफ़ेद रतुआ रोग के बचाव, सफ़ेद रतुआ रोग आता है सरसों में, उसके बचाव के लिए 6 ग्राम एप्रान 35 ST से प्रति किलो बीज को तथा तना गलन के लिए 2 ग्राम कार्बनडेजिम से प्रति किलोग्राम बीज को अगर उपचारित करते हैं तो इससे सफ़ेद रतुआ के रोग से बचाव हो सकता है। जो मृदा जनित रोगों की रोकथाम के लिए बीज को ट्राइकोडर्मा नामक फफूंद से 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से अगर उपचारित करते हैं तो जितने भी मृदा जनित रोग हैं उनसे किसान भाई बचा सकते हैं। तना गलन से बचाव के लिए कार्बोडिजिम, जैसे मैंने बताया, 2 ग्राम प्रति लीटर की पानी से छिड़काव करें और बुआई के 65 से 70 दिन पर ये करना चाहिए तना गलन की समस्या से। सफ़ेद रतुआ या रोली या मृदुलोपित जो आसिता रोग होता है उससे बचाव के लिए जो है मैंकोजेब और इसके अलावा फफूंदीनाशक जो है 2 ग्राम प्रति लीटर से में घोल करके अगर छिड़काव करते हैं
तो किसान भाई को सफ़ेद रतुआ से निजात मिल सकता है। काला धब्बा या झुलसा रोग के बचाव के लिए आइप्रोडियान या मैंकोजेब, ये डाइमेथेन M45 जो के नाम से आते हैं, वो दवा को 2 ग्राम दवा जो है प्रति लीटर पानी में घोल करके अगर स्प्रे करते हैं तो जो काला धब्बा या झुलसा रोग होता है उससे किसान भाई अपनी सरसों की फसल को बचा सकते हैं। तो ये तो कुछ रोग के बारे में बात करें हम लोगों ने। अब उसके अलावा जो है आरा मक्खी होती है। आरा मक्खी की संख्या को नियंत्रित करने के लिए फसल में समय से सिंचाई दें। खेत में पानी देने से जो है सूढ़ियाँ जो है पानी में डूबकर मर जाती हैं, तो समय से सिंचाई करना चाहिए जिससे कि जो है जो सूढ़ियाँ हैं उसकी वो डूब करके मर जाएं। इसके अलावा जो है चितकबरा कीट जो होता है उसकी संख्या को कम रखने के लिए फसल में किसान भाइयों को चाहिए कि निराई और गुड़ाई सही समय से करते रहें तथा फसल को सुनहरी अवस्था में काटें और उसकी मड़ाई थोड़ा जल्दी कर लें। ऐसा बहुत ज़्यादा उसको परिपक्व ना होने दें, जो सुनहरी अवस्था होती है उसी अवस्था में ही किसान भाई अपनी फसल को हार्वेस्टिंग करें। बिहार में रोएदार सूढ़ी का एक प्रकोप आता है और उससे बचाने के लिए सूढ़ियों को जो है ना केरोसिन युक्त पानी या कीटनाशी का घोल बनाकर उसमें डुबो दें, या 1.5% जो है क्विनाल्फास का चूर्ण जो होता है ना खेत के चारों तरफ को घेरा बना करके जो है ना बना देना चाहिए ताकि दूसरे खेत में सूढ़ियाँ जाने ना पाए। तो इस तरीके से किसान भाई जो है अपने खेतों में अगर कुछ नॉर्मल सा है, जैसे कि अगर कुछ भी किसान भाई को मान लीजिए रोग और बीमारी का हम आपको बता रहे हैं जो है कि अगर कोई रोग लग गया, बहुत सारे रोग लगते हैं, अलग अलग रोगों का पहचान करना हमारे किसान भाइयों के लिए इतना आसान काम नहीं है, लेकिन मैं उनके लिए नेट सेल में एक बात कहूँगा जो है कि अगर कुछ भी ऐसा कवक जनित, विषाणु जनित या इस तरीके का बीमारी लगता है तो जो ज़्यादा इफेक्टिव दवाई है और जैसे एजॉक्सिस्ट्रोबिन टेक्निकल है उसका इस्तेमाल अगर किसान भाई करते हैं 2 मिलीलीटर जो है प्रति लीटर पानी में घोल करके अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो जो कवक जनित, विषाणु जनित या जो है फफूंदी जनित ज़्यादातर जो बीमारी हैं फंगल उससे होती हैं उनसे कंट्रोल पा सकते हैं। और जो कुछ कीड़े मकोड़े जैसे इमिडाक्लोपीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इल्लियाँ जो नुकसान करती हैं पत्तियों को काट देती हैं, या अगर रस चूसक कीड़ों से समस्या है, कई बार क्या होते हैं रस चूसक कीड़े लग जाते हैं, तो रस चूसक कीड़े पत्ती के निचले सतह पे लगते हैं, जैसे रस चूसक कीड़ों में आपका जेसिड्स हो गया, एफिड्स हो गया, थ्रिप्स हो गया, तो इस तरीके के जो कीड़े लगते हैं उसके बचाव के लिए थायोमेथाक्साम एफएस जो है थिमिक्स के एफएस के नाम से आता है एक दवाई, उसको जो है 100 ml जो है 100 ml से 150 ml प्रति एकड़ की दर से अगर स्प्रे करते हैं तो जो रस चूसक कीड़े हैं उनसे किसान भाई अपने राई की और सरसों की फसल को संपूर्ण रूप से बचा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि बहुत सारी जानकारियां आज आपने राई सरसों फसल की वैज्ञानिक खेती के बारे में बताया और बहुत ही इसका फ़ायदा हमारे किसान भाई बहन उठाने वाले हैं और उम्मीद है कि आज के बाद ये जानकारी मिलने के बाद कहीं ना कहीं उनको जो खेती करने का उनका तरीका है वो उसमें बदलाव लाएंगे और अच्छी उपज पा सकेंगे। तो डॉक्टर साहब, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आज आप हमारे स्टूडियो में, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।